हेलो एवरीवन। प्रोपोर्शन की क्लास में आपका स्वागत है। नंबर्स तो मुझे याद नहीं रहे, शायद पाँच तो हो गए थे, छठा नंबर है शायद ये। देख लेना, चार होगा, पाँच होगा या छः होगा। नंबर्स तो याद रहा नहीं मुझे, बहुत सारी क्लास हो गई हैं। और खैर, स्टार्ट करते हैं गाइस। और ऑन मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ऑन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, ऑन से पहले हमने इन पढ़ा था, ठीक है। इनसे पहले इन टू पढ़ा था, ये हम पढ़ के आ रहे हैं। ऑन के बारे में बहुत कुछ बात करनी है, बड़ा टॉपिक है, मतलब ऑन के बारे में बहुत कुछ है और ऑन से रिलेट करते हुए हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अगर मैं वापस चल के देखूं कि मैंने क्या क्या प्रपोजिशंस देखी थी सारी एक साथ, तो देखो, इन भी हो गया, ऑन हो गया और ऐट रह गया। ऑन और ऐट बचा है ना। ऑन करा दूंगा, ऑन के बाद फिर ऐट करा दूंगा, दोनों साथ में ही करा दूंगा। मतलब ऐसा है कि अब ऑन और ऐट बचा है, तो उसी को लेके चलेंगे साथ साथ में, है ना। एकदम भाग भाग के कर लेते हैं पूरा, ज़्यादा कुछ नहीं है। दो चार बातें हैं, कुछ फिक्स चीज़ें हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। चलो, मैं फिर से वही सेंटेंसेस लिखता हूँ, मेरे साथ उतारिएगा, समझने की बारी आएगी तो आपको समझाया जाएगा, ठीक है।
मैंने दोनों ही चीज़ें साथ में कर दी, ऑन भी है और इसमें एट भी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, करते हैं एक एक करके डिस्कस यार, क्या हो सकता है। देखो जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ही रॉट अ बुक ह्यूमन साइकोलॉजी, उसने एक किताब लिखी है किसके ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। कभी भी आपको टॉपिक दिखाना है ना कोई, तो टॉपिक को दिखाने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आपको स्पेसिफाई करना है, हमेशा क्या आएगा, ऑन आएगा, ध्यान रखना। ऑन इंग्लिश, ही रॉट अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ही रॉट अ बुक ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, ही रॉट अ बुक ऑन बायोलॉजी, ऑन जूलॉजी, है ना, ऑन केमिस्ट्री, कुछ भी जो भी आप कहना चाह रहे हो, टॉपिक दिखा रहे हो, सब्जेक्ट दिखा रहे हो, ऑन लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, जैसे बर्थडे है, विनिंग द वर्ल्ड कप है, होली है, दिवाली है, मैरिज है, दूसरे पॉइंट में मैंने सबके साथ ऑन लगा रखा है। और दूसरे पॉइंट में सबके साथ ऑन लगाने का एक बेसिक मतलब ये है कि ओकेशन जितने होते हैं सबके साथ ऑन का यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। ओकेशंस के साथ कोई भी खास अवसर है, कोई भी खास अवसर है, ओकेशन के साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ओकेशन के साथ हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। कोई भी खास अवसर है, कोई भी खास मौका है, ओकेशंस के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, ऑन का। इसलिए मैंने बर्थडे के लिए क्या लगाया, ऑन लगाया, विनिंग द वर्ल्ड कप ऑन लगाया, होली के लिए ऑन लगाया है, दिवाली के लिए ऑन लगाया है, और मैरिज के लिए भी क्या लगाया है, ऑन लगाया है। तो कोई दिवाली है, होली है, मैरिज है, ईद है, जैसे मैंने नीचे आगे एग्जांपल्स में लिया है, आपका मतलब जो भी आपका त्यौहार है, कोई खास ओकेशन है, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, इन सब के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ऑन का यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बढ़िया। तो ओकेशंस के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो 3 नंबर देखो, संडेज और वीकेंड्स लिख रखा है मैंने, 2 चीज़ें यहाँ से समझने की चीज़ है। देखो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, छोटा मोटा जो टाइम होता है ना, कम समय के लिए यूज़ हो रहा है, छोटे मोटे समय के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का, ध्यान रखना। और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए ऊपर एट लिख दी क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो एट वाली हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑन का, और शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ऑन का यूज़ करेंगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एट का यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे सर शॉर्ट और लॉन्ग कैसे डिसाइड करा जाए, अंदाज़ा लग जाता है। जैसे मैं संडेज़ की बात करता हूँ, संडेज़ ऑन संडेज़ मतलब संडे के दिन, जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि हम जो है संडेज़ को मिलते हैं, हम जो है जनरली किसको मिलते हैं, संडेज़, मतलब हर संडे को हम मिलते हैं, जो भी संडे आता है उसको हम मिल रहे होते हैं, माना मैंने ऐसा कहा। तो संडे एक दिन की बात है, ठीक है। वीकेंड्स की बात करूँ, वीकेंड्स होते हैं फ्राइडे रात से संडे रात तक, वीकेंड है। फ्राइडे को जैसे ही ऑफिस छुटा, वीकेंड ही है वो, फ्राइडे नाइट से पूरा सैटरडे, फिर पूरा संडे और संडे रात तक, ठीक है, नहीं क्या ही है, वीकेंड ही है, ठीक है। तो वीकेंड्स होते हैं फ्राइडे नाइट से स्टार्ट, तो वीकेंड 2-2.5 दिन का है कम से कम, ऐसा मान के चलो, कम से कम 2.5 दिन का तो है ही वीकेंड, और संडे केवल एक दिन की बात चल रही है। तो वीकेंड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं, इसलिए वीकेंड्स के साथ एट लगाते हैं, हमेशा वीकेंड्स के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, संडे के साथ ऑन लगाते हैं। रीज़न मैंने दे दिया जिससे आप आगे ध्यान रख सको कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एट। अब बात करते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग जो हम कह रहे हैं, इसको हम और भी किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या इसका हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या केवल संडेज और वीकेंड्स हैं, नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं सुनने के लिए। देखो नंबर 4 और 5 देखो, मैंने कहा दे केप्ट फास्ट रमदान, रमजान लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो रमजान के टाइम पे वो क्या करते हैं, दे कीप फास्ट, वो फास्ट रखते हैं, है ना। रमजान के टाइम पे वो क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं। अगर मैं रमजान की बात करूं या रमदान की बात करूं, तो ये बेसिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। रमजान जो है बहुत लंबा टाइम होता है, 1 महीने का तो टाइम जनरली होता ही है, तो इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं। और अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान रहे हो तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। यही कारण है कि रमज़ान से पहले हमेशा एट का यूज़ होता है। अब तुम सोचोगे कि यार ये कैसे हुआ, है ना, कि दिवाली से पहले तो क्या आ रहा है, बोले सर दिवाली ओकेशन है, ऑन लगा रहे हैं, है ना। तो बोले सर रमज़ान से पहले एट आ रहा है, रमज़ान से पहले एट इसलिए आ रहा है बच्चे क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। अब देखो सेंटेंस नंबर 5 देखो, अगला ही सेंटेंस सेम, दे ग्रेटेड वन अनदर, ईद या फिर दिवाली। दे ग्रेटेड, वो मिले हैं, ग्रेट एक दूसरे को, और उन्होंने बधाइयाँ दी हैं मिलके, ठीक, किसकी, दिवाली की और ईद की, आप ही कहना चाह रहे हो। अब यहाँ पे चाहे ईद कह लो चाहे दिवाली कह लो, देखो ईद 1 या 2 दिन की होती है, समझ रहे हो, सबका अपना अपना है, लेकिन मेन तो ईद 1 दिन की ही होती है, ठीक है नहीं। और दिवाली भी जनरली 1 दिन की ही होती है, कहने को तो 3 दिन की कह लो, 4 दिन की कह लो, सबका अपना ईद का, लेकिन ईद
दिवाली भी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली ऐसे होता है, लेकिन जनरली ये मेनली एक एक दिन का ही फंक्शन है। ईद हो गया, दिवाली हो गया। रमजान की तरह नहीं है कि 30 दिन चलेगा, है ना, 31 दिन चलेगा, 28 दिन चलेगा, 29 दिन चलेगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। और इसी वजह से ईद हो या फिर दिवाली हो, ये दोनों के दोनों लॉन्ग नहीं, कैसा है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा समय को ना दिखा के कम समय को दिखाते हैं, और कम समय को ही दिखाते हैं। यही कारण है कि ईद और दिवाली दोनों के साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन ईद या फिर दिवाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो गैदरिंग्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। गैदरिंग्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कहीं गैदरिंग हो रही है, तो उसके लिए ध्यान रखना किसका यूज़ करते हैं, ऐट का। जैसे मैं कहता हूँ आई एम एट द स्टेशन, आई एम एट सिनेमा, आई एम एट अ मीटिंग, आई एम एट क्लास। क्लास के बारे में हालांकि मैंने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, आई एम एट द पार्टी, है ना। तो गैदरिंग्स हो रही है जहाँ 2 4 5 10 लोग जुड़ रहे हैं, उस टाइप अगर गैदरिंग की बात चल रही है तो गैदरिंग के लिए ऐट का यूज़ आप कर सकते हो। ध्यान रखने की बात ये है। बाकी मैंने 2 सेंटेंस लिखे, आई एम क्लास और आई एम द क्लास, दोनों सेंटेंस में फ़र्क है, पता है। देखो, अगर आप जनरली क्लास में हो, जो कि जिस पर्पस के लिए क्लास बनी है, आई एम एट क्लास, आई एम एट क्लास, इसका मतलब आप क्लास में पढ़ने के लिए हो। समझ रहे हो नहीं, ये जनरल सेंस में कहा गया है। किस सेंस में कहा गया है, ये जनरल सेंस में कहा गया है कि आप अगर क्लास में हैं, आई एम एट क्लास, आपसे पूछेगी भी कहाँ हूँ, मैंने कहा यार मैं तो क्लास में हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो आप जो क्लास में है वो जनरल सेंस में गया, क्योंकि आपका काम है क्लास में पढ़ना। ठीक है, नहीं, ये वर्क प्रोसेस है आपका। क्या है ये, वर्क प्रोसेस है। और इस वर्क प्रोसेस को दिखाने के लिए आपने किसका यूज़ किया, ऐट का यूज़ किया। जैसे काम होता है वैसे ही हो रहा है, अगर कुछ चेंज होगा तो फिर बदलेगी बात। अब जैसे तुम भी क्लास में हो, मैं भी क्लास में हूँ, तुम लोग क्लास में पढ़ने के लिए हो और क्लास में पढ़ने का ही काम होता है। तो मैंने आपसे कहा क्लास में आप है, तो आप कहेंगे आई एम एट क्लास। माना मैं तुम्हारी क्लास में हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ाने के लिए हूँ, तो मैं इसमें क्या कहूँगा, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। यहाँ इन जनरल को नहीं, किसको दिखाएगा, स्पेसिफिक को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, स्पेसिफिक को, या फिर किसी प्लेस को बताएगा। हालांकि इन द क्लास लिखने से द आर्टिकल क्लियर कर रहा है इस बात को, क्लास से पहले द आर्टिकल इस बात को क्लियर कर रहा है कि क्लास का जो यूज़ है उस लिए नहीं हुआ जिसलिए वो बनी है। अगर मैं कहता हूँ आई एम इन द क्लास, इसका मतलब ये है कि मैं क्लास में पढ़ने के उद्देश्य से तो नहीं हूँ, बाकी मेरा कोई भी उद्देश्य हो सकता है। जैसे मैं हूँ कि भाई मैं टीचर हूँ, तो मैं पढ़ाने के लिए हो सकता हूँ, हो सकता है कोई प्यून हो, है ना, हो सकता है कोई साफ़ सफाई करने वाला जो है वर्कर हो वहाँ पे, ठीक है, नहीं, हो सकता है कोई ऐसा क्लर्क वगैरह जो जैसे क्लास में चला गया, भाई फीस वगैरह कलेक्ट करने चला गया, किसी के पेरेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, नहीं, तो वो सब पढ़ने नहीं गए हैं, उनका उद्देश्य कुछ और है। तो उस सिचुएशन में आप इन द क्लास का यूज़ करेंगे और जनरल सेंस में एट का यूज़ करेंगे। यही मैं सिखाना चाह रहा था कि गैदरिंग्स के लिए जनरली तो एट का यूज़ करते हैं, लेकिन एट के अलावा मैंने कहा इनका यूज़ भी हो सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन में डिपेंड करता है। जैसे एक सेंटेंस नवा नंबर देखो, आपने बहुत सी जगह लिखा देखा होगा, मैन एट वर्क, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा होता है तो लिखा होता है मैन एट वर्क, मैन एट वर्क। क्यों, क्योंकि ये वर्क प्रोसेस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, वर्क प्रोसेस को, कि भाई काम हो रहा है यहाँ पे। और मैन एट वर्क की जनरल सेंस है ना, उसमें बताया नहीं क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितने घंटे से कितने नहीं, जनरल बात है मैन एट वर्क, कि भाई यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या लिख दिया, मैन एट वर्क। और जनरल सेंस है, तो जनरल सेंस में किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एट आया, वहाँ ऐसे ही यहाँ पे एट आया, है ना, मैन एट वर्क। बात समझ में आ गई होगी। तो गैदरिंग्स के लिए ऐट का यूज़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए ऐट का यूज़ होता ही है। मैं ये वाली बात आपको कई बार बता चुका हूँ कि टारगेट के लिए किसका ही यूज़ होता है, टारगेट के लिए ऐट का ही यूज़ होता है। जैसे लुक एट मतलब देखना, लाफ एट मतलब हंसना, एम एट मतलब टारगेट करने से ही है, शूट एट भी शूट करने से, शाउट मतलब चिल्लाने से है, और गेज मतलब घूरना। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें मीनिंग निकलेगा किसी ना किसी प्रकार से टारगेट करने का। जैसे किसी को एम करना, किसी को शूट करना, किसी की तरफ घूरना, किसी की तरफ हंसना, किसी की तरफ देखना, ये सब के सब एक प्रकार के टारगेट ही तो हैं कि तुम सामने वाले को टारगेट कर रहे हो किसी न किसी तरीके से। और टारगेट करने के लिए ही किसका यूज़ किया गया है, ऐट का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, ऐट का। ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा लुक, मैं क्लास में हूँ और आप जो है अपनी कॉपीज़ में देख रहे हो, तो मैंने आपसे कहा कि भाई बोर्ड पे देखो, तो मैं आपसे क्या कहूँगा बोर्ड पे देखने के लिए, लुक एट, क्या कहूँगा, लुक एट द बोर्ड। ये जो लुक के साथ मैंने एट लगाया, ये ऐट किसको दिखा रहा है यहाँ पे,
इसको दिखा रहा है, टारगेट को दिखा रहा है। मैंने कहा टारगेट क्या होना चाहिए तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्या, बोर्ड। लुक एट द बोर्ड। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। बाकी लुक एट का मतलब क्या होता है, लुक एट का मतलब होता है देखना, दिखना नहीं होता, ध्यान रखना। लुक एट का मतलब होता है देखना। जो खाली लुक होता है, लुक का मतलब होता है दिखना। दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। लुक एट जो है देखना, और लुक माने होता है दिखना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ राइट द बोर्ड, एक चीज़ ध्यान रखना, सरफेस के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। सरफेस के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। जैसे ये सिचुएशन है ना, एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ रखा है, ये वाली जो सिचुएशन है क्या है, ये ऑन है। तो मैं जैसे बोर्ड है, सामने बोर्ड है, मैंने उस पर कुछ लिखा, तो पूरे पूरे हिस्से पे मैंने कुछ लिखा, पूरा ये है, और इस पर मैंने कुछ लिख दिया ऐसे ऐसे। तो ये सरफेस वाली सिचुएशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। राइट ऑन द बोर्ड, किस पर लिखो, बोर्ड पर लिखो, राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। चार के चार एक जैसे हैं, मतलब सेम कैटेगरी के सेंटेंस हैं। चारों बातें एक ही बात को दिखा रही हैं। 13, 14, 15 और 16, बढ़िया। देखो मैं आपको बताऊं, पहले दोनों सेंटेंस ठीक है, ही शॉट द टाइगर और ही शॉट एट द टाइगर। देखो शूट कर दिया उसने टाइगर को, ही शूट द टाइगर और ही शूट एट द टाइगर। बोले सर दोनों सेंटेंस कैसे ठीक हो जाएंगे, एक में आपने शॉट के साथ एट लगाया, एक में आपने शॉट के साथ एट नहीं लगाया। यहाँ पे शॉट को कैसी वर्ब माना, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, टाइगर। ही शूट द टाइगर, किसको शूट करा उसने, टाइगर को। यहाँ पे आपने शॉट को इंट्रांजिटिव वर्ब बनाया, एट को प्रपोजिशन बनाया, और द टाइगर को उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। बोले सर यहाँ टाइगर ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, यहाँ टाइगर ऑब्जेक्ट है वर्ब का, जबकि दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है। और ऊपर से मैं ये भी कह रहा हूँ कि दोनों सेंटेंस क्या है, ठीक है, 13 भी सही है, 14 भी सही है। तो देखो भाई दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, समझ रहे हो। दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों के मीनिंग क्या है, अलग अलग है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव जो शब्द है वो ट्रांजिट से बना है। किससे बना है, ट्रांजिट से। जैसे तुम खाते में करते हो ना ट्रांजेक्शन, खाते में क्या करते हो, अकाउंट्स में क्या करते हो अपने, तुम्हारे अकाउंट में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन होने का मतलब है एक साइड से पैसे दूसरी तरफ चले गए। मैंने ट्रांजेक्शन कर दी तो मैंने पैसे दिए और तुम्हारे खाते में चले गए, तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। क्या है, ट्रांजिट हो गया, मनी का ट्रांजिट हो गया। मनी क्या हो गई, ट्रांजिट हो गई, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई, है ना। ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में जो ट्रांजिट शब्द है ना, वो ट्रांजिट शब्द बच्चे इफेक्ट को ट्रांसफर करने की बात करता है। किसको ट्रांसफर करने की बात करता है, इफेक्ट को। कि वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया है, वर्ब के द्वारा जो भी इफेक्ट दिया गया है, क्या वो सामने वाली तरफ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। जो भी वर्ब करना चाह रही है, जो भी वर्ब इफेक्ट दे रही है, वर्ब में जो भी एक्शन हो रहा है, क्या वो सामने वाले पे ट्रांसफर हुआ। अगर वो इफेक्ट सामने वाले पे ट्रांसफर हो गया तो वो ट्रांजिटिव है। अगर वो इफेक्ट सामने वाले पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इनट्रांजिटिव है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने गोली चलाई टाइगर की तरफ, मैंने किसकी तरफ गोली चलाई, टाइगर की तरफ, तो आई शॉट द टाइगर, मैंने टाइगर को गोली मारी। जब तुमने टाइगर को गोली मारी तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुमने गोली तो चलाई, हो सकता है उसको लगी, हो सकता है उसको ना लगी, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैंने जब गोली चलाई टाइगर की तरफ तो गोली लग गई उसको। अगर गोली लग गई तो मेरा इफेक्ट ट्रांसफर हो गया, क्या करने का, गोली चलाने का। मैंने गोली चलाई और उसको लग गई, मतलब जो तुमने शूट करने का एक्शन किया वो ट्रांसफर हो गया कहां तक, टाइगर तक। यही कारण है कि ही शूट द टाइगर जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ही शॉट द टाइगर जो मैंने लिखा है, इसमें इसका मतलब है टाइगर को गोली लगी है, टाइगर को गोली लगी है, समझ रहे हो, शूट द टाइगर। तभी तो मैंने इसको ट्रांजिटिव वर्ब माना, ही शूट द टाइगर, मतलब इफेक्ट ट्रांसफर हो गया। गोली तुमने चलाई, टाइगर के लग गई, और इफेक्ट ट्रांसफर हुआ, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो बीच में किसी प्रपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। ही शूट द टाइगर मतलब गोली चलाई और गोली उसके लग गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैंने कहा ही शॉट एट द टाइगर, उसने गोली चलाई किसकी तरफ, टाइगर की तरफ, तो ही शॉट एट द टाइगर का मतलब देखो यहां पर शूट के साथ एट भी आया, शूट के साथ एट भी आया। जो द टाइगर है वो किसका ऑब्जेक्ट है, एट का ऑब्जेक्ट है। अब तुम सोचो प्रपोजिशन लगानी पड़ गई, इसका मतलब यह है कि जो इफेक्ट था वर्ब का, शूट करने का जो इफेक्ट था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, मतलब तुमने गोली तो चलाई लेकिन वो टाइगर के लगी नहीं। अगर वो टाइगर के नहीं लगी मतलब गोली नहीं लगी है, इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ तभी तो शॉट को कैसी वर्ब माना गया, तभी शॉट को इंट्रांजिटिव माना गया। यहाँ इफेक्ट ट्रांसफर हो गया तभी उसको कैसी माना गया, ट्रांजिटिव वर्ब माना गया। तो जो शूट वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म शॉट बनती है, तो शूट जो वर्ब है उसके साथ एट आ भी सकता है, एट नहीं भी आ सकता है। दोनों ही बातें क्या होते हैं, सही होती हैं। दोनों ही बातें क्या होती हैं, सही होती हैं। मैंने कहा 13 नंबर भी ठीक है और 14 नंबर भी ठीक है। लेकिन
अब मैंने आपसे कहा कि यार मैं इसी प्रकार के 2 सेंटेंस और देता हूँ आपको, 15 और 16, और मुझे देख के बताओ कौन सा ठीक है। मैंने आपसे कहा ही शूट द टाइगर बट इट एस्केप्ड। जैसे ही आपने देखा लास्ट में बट इट एस्केप्ड कि वो बच के निकल गया, अगर टाइगर बच के निकल गया इसका मतलब इफेक्ट ट्रांसफर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, सोच के बताओ। इट एस्केप्ड, बच के निकल गया, अगर बच के निकला मतलब इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, और अगर इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ तो शूट एट द टाइगर आएगा, शूट एट द टाइगर, क्योंकि वो बच के निकल गया, मतलब इंट्रांजिटिव हो गई एक्शन, वर्ब कैसा हो, कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि वो एक्शन ट्रांसफर नहीं कर पाई, और नहीं कर पाई इसलिए मैंने एट लगाया। नेक्स्ट देखो, ही शूट द टाइगर एंड किल्ड इट, उसने टाइगर को शूट किया और मार दिया। अगर टाइगर मर गया तो इफेक्ट ट्रांसफर हो गया, अगर इफेक्ट ट्रांसफर हो गया तो बीच में कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हो, बीच में नो प्रपोजिशन, आप कहेंगे ही शूट द टाइगर एंड किल्ड इट, बात खत्म। तो शूट के साथ एट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है, समझे। बढ़िया। चलो खैर, 2-4 बातें और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, येलो कलर बहुत दिन से नहीं लिया है, रेड की जगह येलो ले लेते हैं। अरे वाह, जच रहा है, अभी मजा आ रहा है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने कहा द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज कन्विंस्ड हिज फॉल्ट। देखो लेट ऑफ होता है माफ करना, लेट ऑफ होता है क्या करना, माफ करना, यहाँ पे लेट ऑफ आया, देखो लेट ऑफ, ठीक है। द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज कन्विंस्ड हिज फॉल्ट, कि टीचर ने उसको माफ़ कर दिया हालांकि शी वॉज कन्विंस्ड हिज फॉल्ट, कि हालांकि वो मतलब श्योर थी अपने फॉल्ट को लेके, है ना, कि उसकी गलती है, लेकिन उसने मान लिया था उसकी गलती है, लेकिन टीचर ने उसको क्या कर दिया, जाने दिया, उसको माफ़ कर दिया। देखो कन्विंस जो शब्द है ना, जो शब्द कन्विंस्ड है, कन्विंस के साथ 2 प्रपोजिशन आती है बच्चा। कन्विंस ऑफ होता है किसी चीज़ के लिए श्योर होना, कन्विंस विद होता है किसी चीज़ के लिए सेटिस्फाइड होना, समझ रहे हो। सेटिस्फाइड वाली सिचुएशन है, कन्विंस्ड विद लगा दो, किसी बात के लिए श्योर होना है तो ऑफ लगा दो। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा मीनिंग निकल रहा है, कौन सा मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। बढ़िया। तो कन्विंस्ड ऑफ या कन्विंस्ड विद, अब तुम सेंटेंस देखो, टीचर ने उसको माफ कर दिया हालांकि, दो क्या होता है, दो ऑल दो हालांकि को दिखाते हैं, हालांकि शी वॉज कन्विंस्ड हिज फॉल्ट, वो अपने फॉल्ट से सेटिस्फाइड थी, या उसको वो श्योर थी अपने फॉल्ट को लेकर कि उसकी गलती है। सोच के देखो यार, अपनी गलती को सेटिस्फाई थोड़ी होता है कि मैंने गलती कर ली तो मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं, अपनी गलती को लेकर श्योर थी, और श्योर होने के लिए कन्विंस्ड के साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, कन्विंस के साथ किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। तो अब अगर ऐसी बात आ ही गई है तो मैं तुम्हें कुछ शब्द देता हूँ जिनके साथ ऑफ का यूज़ ऑलवेज, हमेशा किसके साथ, जिन शब्दों के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाना है, ऑफ का यूज़ किया जाना है, ठीक है। कुछ शब्दों की मैं बात करता हूँ, मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। सेंटेंस से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे ऑफ लगाना है। अब मैं कुछ शब्द आपके सामने ऐसे लिखने जा रहा हूँ जिनके साथ हमेशा हमेशा किसका यूज़ होता है, ऑफ का यूज़ होता है। मेरे साथ लिखो। सबसे पहला शब्द क्या ही है, बोले सर कन्विंस्ड, कन्विंस का मीनिंग निकलता है श्योर से, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, ठीक है, एफ्रिड, स्केर्ड, फ्राइटेंड, अवेल, डिप्राइव,
रॉब, डिवॉइट, फुल, जेलस, एम्बेरस, अशेम्ड और गिल्टी। उसके अलावा कॉन्विक्ट, एक्विट, एब्सॉल्व, एक्यूज, मेड, फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ होता है जैसे, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, है ना। गेट रिड ऑफ तो लगाने क्या है, गेट रिड ऑफ, डाई के साथ भी ऑफ आ जाता है हालांकि। कॉशियस, चौकन्ना होना। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब समझदारी से काम लेना, ठीक है। रिजल्ट, क्योर, प्राउड, ड्रीम। इसमें मोस्टली शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में मैं दोबारा बात करूंगा, पता है, जिन सभी शब्दों के बारे में दोबारा बात करूंगा, ठीक है। दोबारा मतलब इनमें कुछ ना कुछ है ऐसा जो समझने के लिए है, समझाने के लिए है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या करवा रहा हूँ फिलहाल। जैसे मैं कहता हूँ कन्विंस्ड, श्योर, कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट। देखो, कन्विंस होना, श्योर होना, कॉन्फिडेंट होना, इन तीनों का मतलब किससे है, निश्चित होने से। तीनों का मतलब है किसी चीज़ को लेके क्या होना, निश्चित होना। कॉन्फिडेंट होना, निश्चित होना, श्योर होना, कन्विंस्ड होना, निश्चित होना। कॉन्फिडेंट का अपोजिट बनता है डिफिडेंट। डिफिडेंट किससे निकलेगा, किसी चीज़ के अनिश्चित होने से, ठीक है साहब। 3 शब्द हैं, एफ्रेड, स्केयर्ड और फ्राइटेंड, ठीक है। तीनों का मतलब निकलता है डरा हुआ होने से। तीनों का मतलब होता है डरा हुआ, किसी चीज़ से डरा हुआ होना, ठीक है। अवेल होता है लाभ उठाना। अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है, मैंने आपको बताया होगा। और अवेल के साथ ऑफ के अलावा अवेल के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा। अवेल होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना, ठीक है। डिप्राइव ऑफ, किसी चीज़ से वंचित होना। डिप्राइव होता है किसी चीज़ से क्या होना, वंचित होना, ठीक है। रॉब, वैसे तो रॉब जो है किसी को लूट लेना होता है, छीन लेना, लिख लो, ठीक है। रॉब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना। उसके अलावा डिवॉइट होता है किसी चीज़ का खाली होना, है ना। जो डिवॉइट होता है किसी चीज़ का क्या होना, खाली होना। फुल मतलब भरा होना, खाली, फुल किससे, भरा से। जेलस आप समझते हो, किसी से घृणा करना, किसी से एक तरीके से ईर्ष्या फील करना। घृणा तो खैर गलत हो जाएगा। जेलस होता है किसी से ईर्ष्या फील करना, ठीक है नहीं। उसके अलावा जो ये तीनों शब्द हैं, एम्बेरस होना, अशेम्ड होना या फिर गिल्टी होना, ठीक है, इन तीनों का मतलब शर्मिंदा होने से। तीनों का मतलब किससे है, शर्मिंदा होने से। अब तुम कहोगे सर गिल्टी होना शर्मिंदा होना होता है, भाई गिल्टी होना शर्मिंदा होना होता है। गिल्टी के 2 मतलब निकलते हैं, एक तो दोषी होने से, है ना। गिल्टी का मतलब किससे, एक तो दोषी होना, और एक गिल्टी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा होना। फिलहाल मैं शर्मिंदा होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब बचा कन्विक्ट, ठीक है। कन्विक्ट ऑफ, और एक्विट बचा, एक्यूज बचा। ये दोषी होने से ही है, समझे। जैसे एक्विट होता है, एक्विट ऑफ होता है किसी चीज़, किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना, लेकिन माफ़ उस सिचुएशन में करना जब आपके पास कोई प्रूफ ना हो, ठीक है नहीं। एक होता है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व होता है किसी को बेसिकली एक तरीके से माफ़ कर देना, लेकिन माफ़ कर देना के अलावा मतलब एक तरीके से प्रूफ तो तुम्हारे पास है लेकिन फिर भी तुमने माफ़ कर दिया, तो वो एब्जॉल्व है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था तो तुमने माफ़ कर दिया, ठीक है। वो सिचुएशन क्या है, एक्विट है। ये होता है एक्यूज, दोषी होने से। मेड मतलब आप समझते हो, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। डाई मतलब मरने से। कॉशियस है, चौकन्ना होना। और कॉन्शियस है बेसिकली सोच समझ के काम करना। क्योर इलाज से है। प्राउड घमंड से है, गर्व से, घमंड नहीं गर्व, है ना। घमंड तो निगेटिव हो जाएगा।
रिजल्ट हो गया परिणाम, ड्रीम हो गया सपना आपका, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, अपने मीनिंग अपना लिख लेना, मैंने बता दिए। तो इन शब्दों के साथ जनरली, इन सभी शब्दों के साथ जितने भी शब्द मैंने आपको दिए हैं, इन सभी शब्दों के साथ हमें जनरली किसका यूज़ करना है, हमें जनरली इन सभी शब्दों के साथ ऑफ का यूज़ करना है। लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे, उन्हीं अपवादों को लेके मुझे चलना है और कुछ नहीं करना, समझ रहे हो। उन्हीं अपराधों को मुझे लेके चलना है और कुछ नहीं करना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप लोगों को मज़ा आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो फिर मेरे साथ जरा कुछ एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करो, मज़ा आएगा। लिखो, एग्जाम्पल लिखते हैं दो चार, मैं हाथों हाथ समझाता चलूँगा, ज़्यादा इस बार वो नहीं करेंगे हम कि आगे कर लेंगे, क्योंकि हर एक इसमें ना वर्ब बदलती रहेंगी तो एग्जाम्पल्स भी बदलते रहेंगे, ठीक है। लिखो मेरे साथ। दे आर afraid to go out late at night। अब आपको पता है कि सर afraid के साथ क्या आता है, afraid के साथ ऑफ आता है, तो आप कहेंगे they are afraid of, they are afraid of। अब ऑफ आ गया तो प्रपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, ing फॉर्म। they are afraid of going, they are afraid of going। अब going के बाद ऐसे लिख दो, they are afraid of going out late at night, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है फुल, क्या लिखवाया है, फुल लिखवाया है। देखो भरे हुए होने के लिए दो शब्द आते हैं, पता है। फुल के बारे में मैंने बात कर ली है, और हमने बात कर ली है किसकी, एफ्रेड के बारे में, ठीक है। चलो खैर, भरे हुए होने के लिए दो शब्द होते हैं, एक तो फुल होना किसी चीज़ का, बिल्कुल सही बात है, एक किसी चीज़ का फिल्ड होना, ठीक है। फुल ऑफ होता है और फिल्ड विद होता है, ध्यान रखना। दोनों को साथ में इसलिए बताया जिससे तुम याद रखो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ द बैग वॉज, द बैग वॉज, मैंने दो सेंटेंस लिखे। मैंने कहा द बैग वॉज फुल ऑफ मनी, जो बैग था वो फुल ऑफ मनी था, समझ रहे हो। फुल के साथ ऑफ, द बैग वॉज फिल्ड विद मनी, पैसे से भरा गया था, फिल्ड के साथ विद लगा दिया। दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, फुल के साथ फिल्ड भी याद रख लो, ठीक है। तीसरी चीज़, जैसे कि हमने बात करी गिल्टी की, मैंने आपको गिल्टी जब पढ़ा रहा था तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया, तो गिल्टी जो है, गिल्टी के साथ एक तो ऑफ भी आता है और गिल्टी के साथ अबाउट भी आता है। गिल्टी ऑफ होता है किसी चीज़ का अपराधी होना। समझ रहे हो, हमने हालांकि पूरे को लिख लिया, इतने को लिखो इसको, समझ रहे हो। गिल्टी का मतलब शर्मिंदा होने से होता है, लेकिन ऑफ के रूप में अपराधी होना, ठीक है। हम उल्टा कर रहे थे, गिल्टी अबाउट होता है शर्मिंदा होना, गिल्टी अबाउट होता है किसी बात को लेके क्या होना, शर्मिंदा होना। तो गिल्टी के साथ ऑफ भी आएगा, अबाउट भी आएगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं साहब। जैसे मैं कहता हूँ आई फेल्ट गिल्टी, आई फेल्ट गिल्टी नॉट गोइंग देयर। दूसरा, आई फेल्ट गिल्टी स्टीलिंग द मनी। तो वो ये कह रहा है कि भाई, एक पहले सेंटेंस में कह रहा है कि आई फेल्ट गिल्टी, कि मैंने गिल्टी महसूस किया नॉट गोइंग देयर, वहाँ पर ना जाकर। अगर तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो, इसका मतलब तुमने कोई अपराध नहीं कर दिया, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यार मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मैं गया नहीं। तो आई फेल्ट गिल्टी ऑफ, आई फेल्ट गिल्टी ऑफ, गिल्टी होता है, ऑफ होता है क्या, अपराधी होना। अब तुम सोचो, सॉरी, गिल्टी अबाउट मतलब मुझे क्या चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए ना, मैंने अपराधी लिख दिया था, माफ़ी चाहते हैं। तो आई फेल्ट गिल्टी अबाउट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, शर्मिंदा होना, कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ किस बात को लेके, इस बात को लेके कि नॉट गोइंग देयर, कि वहाँ पे नहीं गया। तो गिल्टी के साथ अबाउट लगाया जाएगा पहले सेंटेंस में। दूसरा, आई फेल्ट गिल्टी स्टीलिंग द मनी, तुमने पैसे चुराए तो तुमने अपराध करा है, और अपराध करा है तो गिल्टी के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। गिल्टी ऑफ होता है क्या करना, अपराधी होना, ठीक है। नहीं, आई फेल्ट गिल्टी, मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ किस बात को लेके, कि मैं अपराधी हूँ, अपराधी होने को लेके। किस बात के लिए अपराधी होना, कि मैंने पैसे चुराए, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, गिल्टी ऑफ की बात रही है।
इसके बाद एक होता है एक्विट, ठीक है नहीं, एक्विट के साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है, और एक होता है एब्जॉल्व। अब तुम कहोगे सर दोनों साथ में क्यों पढ़ा रहे हो, बताता हूँ। एब्जॉल्व के साथ ऑफ भी आ जाता है और फ्रॉम भी आ जाता है, ठीक है। दोनों के मीनिंग बड़े ज़रूरी हैं, वोकेबलरी में भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं आपको साथ में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्विट ऑफ होता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना, ठीक है नहीं, और एब्जॉल्व ऑफ भी क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को माफ़ कर देना। लेकिन जो एक्विट ऑफ होता है वो उसमें माफ़ करना है प्रूव न होने के कारण, आपके पास सबूत नहीं था इसलिए आपने माफ़ किया। बाकी एब्जॉल्व ऑफ या फ्रॉम है किस लिए, प्रूव होने के बावजूद, प्रूव होने के बावजूद अगर आपने माफ़ कर दिया तो एब्जॉल्व ऑफ है, समझ रहे हो नहीं। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ एक्विट ऑफ का भी और एब्जॉल्व ऑफ का, एक एग्जाम्पल ले लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ शी वॉज एक्विटेड द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, he was absolved the responsibilities of repaying loan। देखो पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्या, क्या यहाँ एक्विटेड की जगह एब्जॉल्व आ सकता है, सोच के देखो। मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया, उसके ऊपर यह आरोप लगाया कि तुमने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, तो क्या ऐसे में तुम्हें छोड़ दिया सकता है क्या, तो किसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, उसको दोष मुक्त कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, भाई ये ऐसा क्राइम है, किसी भी सिचुएशन में उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ एक्विटेड की जगह एब्जॉल्व किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, एक्विटेड ही आएगा, शी वॉज एक्विटेड। लेकिन हाँ प्रूफ नहीं मिला, तो शी वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, उसको माफ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि प्रूफ नहीं था, क्योंकि क्या नहीं था, प्रूफ नहीं था, तो शी वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा ही वॉज एब्जॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेइंग लोन। अब देखो यहाँ पर एक्विट नहीं आ सकता, क्योंकि रीपेइंग ऑफ लोन, तुम्हें पैसे वापस करने, तुमने लोन लिया, लोन चुकाना है, किसी व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी है लोन चुकाने की। अब लोन चुकाने के लिए उसको जो है एक तरीके से माफ़ कर दिया गया, या जो भी तुम कह रहे हो। अगर लोन की बात है तो देखो डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, और लोन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसमें तुम्हें वो वाली बात होगी, कुछ बचने का रास्ता होता है, लोन लिया है तो देना ही पड़ेगा, है ना। एक तरीका हो सकता है कि भाई हमारे पास सबूत वगैरह सब हैं कि तुम्हारे पास जो है तुमने लोन लिया है, लेकिन तुम देने के लायक नहीं हो, तुम उस स्थिति में हो कि तुम कभी नहीं दे सकते, तो उस सिचुएशन में तुम्हें क्या कर दिया जाए कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। हमारे पास सबूत है कि तुमने लोन लिया है लेकिन फिर भी हमने तुम्हें छोड़ दिया, वो सिचुएशन एब्जॉल्व है। और एब्जॉल्व के साथ भी किसका ही यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं गाइस, एब्जॉल्व ऑफ हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना होता है यहाँ पे मेड। मेड के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, बड़ी ज़रूरी है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अगर तुम्हें मेड ऑफ देखना है तो फिजिकल चेंज देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो भी बात हुई है कोई फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज को दिखाने के लिए मेड ऑफ का यूज़ करते हैं। मेड फ्रॉम इसका यूज़ करते हैं, केमिकल चेंज को दिखाना है तो मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं, बस इतनी सी बात है। अब तुम कहोगे सर फिजिकल चेंज क्या है, अरे यार लकड़ी थी तुम्हारे पास, तुमने तुमने लकड़ी को तोड़ के क्या बना दिया, टेबल बना दी, फिजिकल चेंज है। बोले सर केमिकल चेंज, यार तुम्हारे पास दूध था, तुमने दूध से दही बना दी, दूध से मावा बना दिया, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इसी प्रकार के बेसिकली चेंजेस को आपको देखा जाता है ऑफ और फ्रॉम से, फिजिकल चेंज को ऑफ से और केमिकल चेंज को फ्रॉम से। ठीक है साहब, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ दिस ब्रेड इज मेड, अब मेड के साथ या तो ऑफ आता है
या फ्रॉम आता है, दिस ब्रेड इज मेड ऑफ ए मेड फ्रॉम व्हीट, कि भाई व्हीट से बनी है वो। उसके अलावा मैं कहता हूँ दिस ब्रेड की जगह दिस बोर्ड इज मेड ऑफ या फ्रॉम वुड, कि भाई लकड़ी का बना है। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ लकड़ी की बनी है तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। व्हीट से ब्रेड बनाई गई, भाई आटे से रोटी बनाई गई, सीधी सीधी बात है, केमिकल चेंज है। देखो तुम्हें बताऊं फिजिकल केमिकल चेंज का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है यार, केमिकल चेंज में वापस नहीं जाया जा सकता, तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई चेंज केमिकल चेंज है सो देर इज़ नो वे बैक। तुम सोचो रास्ता हो सकता है वापस जाने का, कोई और रास्ता हो जिससे तुम वापस चले जाओ, नहीं। तुमने यार आटे से, तुम्हारे पास आटा था, आटे से तुमने क्या बना लिया, रोटी बना ली। अब तुम सोचो रोटी से वापस आटा बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में वापस नहीं जाया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर मैंने लकड़ी से बोर्ड बनाया है तो बोर्ड को तोड़ के वापस लकड़ी भी तो बना सकता हूँ। हो उसी शेप की ना बने, लेकिन बोर्ड से लकड़ी भी तो प्राप्त हो सकती है। ये भी तो सोचो, बोर्ड से लकड़ी भी अलग से प्राप्त हो सकती है। तो दिस बोर्ड इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम वुड, क्या कहेंगे आप? बोर्ड इज मेड ऑफ, पेन बदल लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, फ्रॉम नहीं, किसका यूज़ करेंगे? मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। फ्रॉम बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज के लिए किसका यूज़ करते हैं? मेड ऑफ का यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम, दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेड ऑफ सही है फिजिकल के लिए, और मेड फ्रॉम सही है किसके लिए? केमिकल के लिए। ठीक है साहब। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ लास्ट, चलो। जैसे कि तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, तो ऐसे मानूंगा नहीं। स्वीट्स आर मेड ऑफ या फ्रॉम, मिठाई जो बनती है किससे बनती है? मिल्क से बनती है। बताओ साहब क्या आएगा? स्वीट्स जो है वो किससे बनती हैं, बताओ ज़रा यार। दूध से मिठाई बना रहे हो, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के लिए किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऑफ यहाँ क्या है? गलत है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बात समझ में आपके आई होगी। बहुत बढ़िया है। हमने किसकी बात कर ली है? हमने मेड की भी बात कर ली है। बहुत कुछ कर लिया है वैसे हमने, ऐसी बात नहीं। देखो, हमने एफरेट देख लिया है, एफरेट देख लिया मतलब फ्राइटेंड, और ये दोनों हो गए हैं। उसके अलावा हमने क्या देख लिया है? हमने श्योर और कन्विंस देख लिया है। ठीक है साहब। उसके अलावा हमने क्या देख लिया है? मेड हमने देख लिया है साहब। ठीक है। एक्विट और एब्जॉल्व हमने देख लिया है साहब। ठीक है। गिल्टी हमने देख लिया है साहब। गिल्टी हो गया है तो एम्बेरस भी हो गया है, और समझ लो अशेम्ड भी हो गया है। अरे बहुत कुछ हो गया है भाई, आ जाओ ज़रा। ठीक है, एक्विट एब्जॉल्व और मेड भी हो गया है। चलो साहब, मैं इसके बाद थोड़ी सी डाई की बात करता हूँ। ठीक है, इस पेज को निकालते हैं आगे और थोड़ी सी बात करते हैं डाई के बारे में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ही दूंगा तो ही मज़ा आएगा तुम्हें, है कि नहीं? बिना एग्जाम्पल के क्या मज़ा यार, क्यों? एग्जाम्पल लिखता हूँ उसके बाद देखना। ठीक है, बहुत बढ़िया।
3 चीज़ें हैं। देखो, कैंसर है बीमारी, अगर डिसीज़ की बात हो तो डिसीज़ के लिए ऑफ आता है डाई के साथ। किसके साथ? अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन वो किसी बीमारी से मरा है तो किसका यूज़ करेंगे? बीमारी से मरा है तो डिसीज़ के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। कोई व्यक्ति मरा है लेकिन डायरेक्ट, समझ रहे हो, ये कोई ऐसी घटना हो गई जो 1 सेकंड में, पल भर में आँख खुली और काम ख़त्म बिल्कुल, उस सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम का। उस सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं साहब? फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मर्डर के साथ भी फ्रॉम आता है, पता है? मर्डर के साथ भी क्या आता है? फ्रॉम आता है। उसके अलावा प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इवेंट है, समझ रहे हो, कोई इवेंट है ना, या इवेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी अपने आप एक इवेंट है, इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हो, कोई प्लेन क्रैश हो गया, ऐसी घटनाओं के लिए, एक्सीडेंट, इवेंट, प्लेन क्रैश, ऐसी घटनाओं के लिए इनका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इनका, ठीक है। डिसीज़ की बात चल रही है तो ऑफ का यूज़ करते हैं, कोई कोई बिल्कुल डायरेक्ट कोई चीज़ हुई है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी के लिए हमेशा ऑफ आएगा, ठीक है। अगर जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन है, किसी को करंट लगा और बेसिकली उसकी डेथ हो गई तो डायरेक्ट है कोई काम, जिसको सेकंड में हुआ है, किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का। प्लेन क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसा कोई इवेंट है ना, किसी किसी जगह पे किसी इवेंट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट है, उस सिचुएशन में इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही डाइड इन द प्लेन क्रैश, ही डाइड इन द प्लेन क्रैश। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने तुम्हें थोड़ी डाई के बारे में बात बताई, ठीक है। इसके बाद देखो, एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ, कॉज कॉशन है बेसिकली, कॉज तो अभी बताऊंगा, ये रिजल्ट की बात तुम अभी करेंगे। जैसे अवेयर है, किसी बात को लेके अवेयर होना, है ना, बिवेयर होना, ये चलो मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। रिजल्ट देख लो, सबसे लास्ट में हमारे पास है कि रिजल्ट देख लो, रिजल्ट के साथ 2 प्रपोजिशन आती हैं, रिजल्ट इन, ऑन रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम किसको दिखाता है? कॉज को दिखाता है। इन किसको दिखाता है? इफेक्ट या फिर रिजल्ट को। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉज हमेशा पहले होती है और रिजल्ट या फिर इफेक्ट हमेशा कब का होता है? बाद का होता है। जब 2 घटनाएं होती हैं, जो कॉज होता है हमेशा पहले होता है, किसी चीज़ के होने का कारण कब होगा? पहले होगा, और उसका रिजल्ट या उसका इफेक्ट कब दिखेगा? बाद में दिखेगा। तो ध्यान रखना है 2 चीज़ें, ठीक है। रिजल्ट के साथ या तो इन आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा तभी बात समझ में आएगी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए गाइस, एक बार ज़रा देखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि अनहैप्पीनेस इज द result jealousy, और एक मैं लिखता हूँ jealousy results unhappiness। Unhappiness is the result of jealousy. Unhappiness is the result is the result whose result is unhappiness। यहाँ पर किसका रिप्लाई मिल रहा है? समझ रहे हो, ये रिप्लाई मिल रहा है whose का। किसका रिप्लाई मिल रहा है? whose unhappiness is the result whose result is the unhappiness। तो whose का रिप्लाई कभी भी मिलेगा ऑफ लगाना, समझ रहे हो। whose का रिप्लाई कभी मिलेगा, किसका यूज़ करोगे? ऑफ का, ध्यान रखना, है ना। whose पेन, है ना, द पेन ऑफ राम, किसका? राम का। किसका? राम का। whose का रिप्लाई मिलेगा, ऑफ लगाएंगे। रिजल्ट किसका है? किसका रिजल्ट है? जेलेसी का। अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट, whose रिजल्ट इज द अनहैप्पीनेस, किसका रिजल्ट है? जेलेसी का। तो whose का रिप्लाई मिलेगा, हमेशा ऑफ लगाओगे, सीधी सिंपल बात है, आपने ऑफ लगाया। दूसरी बात, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स, अनहैप्पीनेस जो है
जो है रिजल्ट होती है किसका, जेलेसी का। आप ये कहना चाह रहे हो। अब मुझे बताओ जेलेसी क्या है, कॉज है या रिजल्ट है? जेलेसी होगी, जेलेसी होना कॉज है, और उसके बदले रिजल्ट क्या है, अनहैप्पीनेस। तुम्हें जेलेसी हो रही है, पहले जेलेसी होगी, किसी को देख के जेलस हो रहे हो, उसको उसके बाद तुम क्या होगे, अनहैप्पी होगे। तो जेलेसी होना कॉज है, ठीक है, और अनहैप्पी होना क्या है, रिजल्ट है। अगर कॉज है जेलेसी होना, तो कॉज के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम। अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम जेलेसी, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम जेलेसी, और जेलेसी रिजल्ट्स इन अनहैप्पीनेस, क्योंकि अनहैप्पीनेस क्या है, रिजल्ट है। अनहैप्पीनेस क्या होता है, रिजल्ट होता है। मैंने आपको बताया रिजल्ट जो है हमेशा बाद में आएगा, है ना। पहले जेलेसी होगी तो ये कॉज है, किस वजह से, किस वजह से अनहैप्पीनेस है, जेलेसी की वजह से। तो जेलेसी कॉज है, अनहैप्पीनेस रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए क्या प्रपोजिशन आएगी, इन आएगी। रिजल्ट के लिए क्या आएगा, रिजल्ट के लिए इन आएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल रिजल्ट वाली बात हमने कर ली है, और बहुत सी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी हैं। मुझे लगता है कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हमारी लगभग सारी चीज़ें निमट जाएँ, ठीक है, नहीं निमट ही जाएंगी वैसे। मैं मान के चल रहा हूँ कि कल की क्लास में हम सब कुछ पूरा कर लेंगे जितना हमारे पास है पढ़ने के लिए। कल की क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं। लास्ट क्लास होगी कल हमारी प्रपोजिशन की, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हम बड़े जोरों शोरों से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, टेंशन ना लो, क्योंकि प्रपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो टीचर्स पढ़ाने से बचते हैं, और मैं उनमें से हूँ जो बिल्कुल नहीं बचूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको मज़ा आएगा जनरली कि हाँ यार आप कुछ सीख रहे हो, समझे। चलो खैर, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।